नमस्ते प्रिय दर्शकों, अगर आपके दर कारक ग्रह शुक्र ग्रह है तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, दर कारक ग्रह का जो कॉन्सेप्ट है ये जैमिनी ज्योतिष में है। तो आप देखिए, आपकी कुंडली में जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम है वो ग्रह जो है वो आपके दर कारक ग्रह होंगे। दर कारक ग्रह मतलब वो ग्रह जो आपके जीवन साथी के कारक है। चाहे आप महिला जाति का है, महिला जातक है या पुरुष जातक है, तो आपके जो जीवन साथी होंगे, जीवन साथी के जो कारक है वो दर कारक ग्रह है। और दर कारक आपके विवाह से जुड़ा है। विवाह के बाद जो आपके जीवन साथी होते हैं उसे हम दर कारक ग्रह से देखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह जो है वो सबसे कम डिग्री पे है, तो वो ग्रह आपके दर कारक होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, दर कारक ग्रह जो है वो आपके जीवन साथी के कारक है। तो अगर वो शुक्र ग्रह है तो शुक्र ग्रह में जो सब अच्छे गुण होते हैं तो वो सारे गुण आपके जीवन साथी में ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह का शुक्र ग्रह की जो अवस्था है, जो स्थिति है, वो अगर अच्छी है आपकी कुंडली में तो ज़रूर शुक्र ग्रह के जो अच्छे गुण हैं वो आपके जीवन साथी में ज़रूर आ सकते हैं। तो शुक्र ग्रह कौन सी राशि में बैठे हैं, क्या मित्र राशि में है, क्या स्वराशि में है, स्वराशि की अवस्था में बैठे हैं, या क्या वो जैसे कि उच्च की राशि में बैठे हैं। आप देखिएगा किस तरह से शुक्र ग्रह बैठे हैं, और शुक्र ग्रह जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी ग्रह की स्थिति कुंडली में कैसी है, कौन से भाव में बैठे हैं। कहीं वो स्वामी ग्रह जो है वो त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हैं, 6 या 8 या 12। अगर त्रिक भाव में है तो फिर आपको आध्यात्म की ओर जाना चाहिए, या फिर आपको जैसे कि अगर 12वें भाव में है शुक्र ग्रह के स्वामी ग्रह, मतलब शुक्र ग्रह जिस राशि में है उसके स्वामी ग्रह, अगर मान लीजिए शुक्र ग्रह कर्क राशि में है और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा अगर 12वें भाव में है तो इसका मतलब ये है कि आपको विदेश से आपके जीवन साथी का संबंध जो है वो विदेश से हो सकता है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा विदेश के भाव 12वें भाव में बैठे हैं। अगर चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हैं तो ये जो है 12वां भाव हर तरह के नुकसान का भी होता है। तो अगर आपके जीवन साथी का ताल्लुक विदेश से है तब तो अच्छी बात है, वरना आपके जीवन साथी को नुकसान या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में किसी न किसी तरह की परेशानी या आपको कोई ना कोई तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है आपकी शादी से संबंधित। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना चाहिए। और शुक्र ग्रह कौन से भावों के स्वामी बनकर बैठे हैं, कौन शुक्र ग्रह की राशियाँ हैं जैसे कि तुला और वृषभ। तो तुला और वृषभ ये कौन से भावों में आ रहे हैं, तुला राशि और वृषभ राशि। तो शुक्र ग्रह उन भावों के स्वामी बनकर आपकी कुंडली में बैठे हैं। और शुक्र ग्रह खुद कौन से भाव में बैठे हैं, अगर शुक्र ग्रह 11वें भाव में बैठे हैं या शुक्र ग्रह अगर आपके 4थे भाव में बैठे हैं तो ये अच्छा माना जाता है, प्रथम भाव में भी अच्छा माना जाता है। तो आप देखिएगा, शुक्र ग्रह अगर धर्म त्रिकोण भाव में बैठे हैं तो आपके जीवन साथी धार्मिक हो सकते हैं। अगर शुक्र ग्रह आपके आपका भाग्य उदय हो सकता है आपके जीवन साथी की वजह से, अगर वो धर्म त्रिकोण में बैठे हैं। अगर शुक्र ग्रह आपके केंद्र भाव में बैठे हैं तो भी अच्छा ही माना जाता है। और शुक्र ग्रह आपको देखना चाहिए कि किस अवस्था में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। 11वें भाव में भी अच्छा माना जाता है। तो जीवन साथी की वजह से आपको समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है, आपको जीवन में समृद्धि मिल सकती है। जीवन साथी के आने के बाद आपके कामकाज में आपकी उन्नति हो सकती है, ऐसा ज़रूर हो सकता है। शादी के बाद आपको समृद्धि, अपने प्रोफेशन में उन्नति, ये सब आपको ज़रूर मिल सकता है। तो आप देखिएगा
कि शुक्र ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं, किन भावों के स्वामी। अगर दूसरे भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं 11वें भाव में, तो ये बहुत अच्छा होगा। दूसरा भाव धन का होता है, तो धन भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब धन का लाभ होगा। तो इस तरह से आप देखिए। और शुक्र शादी से वैसे भी नैसर्गिक रूप से जुड़े होते हैं और आपके दर कारक भी शुक्र ग्रह हैं, तो विवाह के बाद आपको धन का लाभ ज़रूर होगा अगर दूसरे भाव के स्वामी बनकर वो 11वें भाव में बैठे हैं। अगर नवम भाव के स्वामी बनकर 11वें भाव में बैठे हैं तो शादी के बाद आपका भाग्य उदय ज़रूर होगा। आपके विवाह के बाद ही आपका भाग्य उदय होगा, तो ऐसा ज़रूर होगा। तो अब देखिएगा प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र ग्रह देखिए कि जैसे कि शुक्र ग्रह आपके जो मैंने बोला हाँ, और शुक्र ग्रह किस राशि में बैठे हैं ये भी, तो मान लीजिए अगर वृषभ में है, तुला में है, तो ये तो बहुत अच्छा साधारणतः माना जाता है। लेकिन हाँ, वृषभ राशि में अगर शुक्र ग्रह बैठे हैं तो फिर शुक्र ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के वो खुद स्वामी हैं। उस भाव के स्वामी खुद अपने ही भाव में बैठ गए हैं। तो अगर वो अच्छे भाव में बैठे हैं तब तो ये बहुत अच्छा है, मतलब केंद्र या त्रिकोण भाव में, तब तो बहुत शुभ है अगर वृषभ और तुला में शुक्र ग्रह है। तो अगर शुक्र ग्रह मीन राशि में है तो आपको देखना चाहिए कि गुरु जो है, गुरु की स्थिति कुंडली में कैसी है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय दर्शकों, ये इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा। अगर शुक्र ग्रह कर्क राशि में है तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा कौन से भाव में बैठे हैं? अगर चंद्रमा भी अच्छे भाव में, धर्म त्रिकोण में या केंद्र में है तब बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर वृषभ माफ़ कीजिएगा, शुक्र ग्रह कौन से नक्षत्र में है? अगर शुक्र ग्रह मान लीजिए अश्लेषा नक्षत्र में है तो अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी है बुध ग्रह, तो आपको देखना चाहिए बुध ग्रह की स्थिति कैसी है, बुध ग्रह कौन से भाव में है। अगर बुध ग्रह नवम भाव में है तो बहुत अच्छी बात है, बुध ग्रह केंद्र भाव में है तब भी बहुत अच्छी बात है। बुध ग्रह धर्म त्रिकोण या नवम में है तो ये हो सकता है कि डेफिनेटली आपके जो जीवन साथी हैं वो धार्मिक ज़रूर हो सकते हैं और उनके जीवन में जैसे कोई लक्ष्य होगा, वो कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहेंगे अपने जीवन में। धर्म त्रिकोण भाव जो है वो धार्मिकता या धर्म की तरफ झुकाव को दिखाता है। धर्म का मतलब हमारा दायित्व भी होता है, हमारा कर्म भी हमारा धर्म है। और ऐसा है कि जीवन में कुछ पाना है, लक्ष्य है, एम्बिशन जिसे कहते हैं ना, पाने की चाह, इच्छा, आकांक्षा वो ज़रूर होगी अगर धर्म त्रिकोण में है। तो केंद्र भाव में है तो सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे आपके जीवन साथी। अगर शुक्र ग्रह केंद्र भाव में है या शुक्र ग्रह कर्क राशि में है अभी, तो शुक्र ग्रह की जो राशि है चंद्रमा, तो मतलब कर्क राशि तो राशि स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा भी अगर केंद्र भाव में है तो भी अच्छा माना जाता है। तो अब नक्षत्र देखिए कौन सा नक्षत्र है। क्या अश्लेषा नक्षत्र है तो स्वामी बुध है। अगर कोई और नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, तो स्वामी केतु ग्रह होंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु है, तो केतु की स्थिति कुंडली में कैसी है, कौन से भाव में केतु बैठे हैं आपको देखना है। तो वैसे तो शुक्र का केतु के नक्षत्र में होना, तो ये ऐसा हो सकता है कि क्योंकि शुक्र ग्रह अब केतु के नक्षत्र में है, तो एक तरह से देखा जाए तो शुक्र ग्रह के फल जो हैं वो कुछ हद तक केतु के हाथ में, बहुत हद तक केतु के हाथ में भी चले गए हैं। तो केतु ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह को प्रभावित तो करेंगे। तो अगर आपके जीवन साथी आध्यात्मिक है, अगर पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तब तो अच्छा है। वरना केतु की स्थिति अगर अच्छी नहीं है इस कुंडली में, या अगर केतु और शुक्र में कोई बहुत प्रबल संबंध है, तब ये साधारणतः वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो प्रिय दर्शकों, अब देखिएगा कौन से नक्षत्र में शुक्र ग्रह बैठे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए शुक्र ग्रह अगर तुला राशि में है तो शुक्र ग्रह चित्रा नक्षत्र में भी हो सकते हैं।
चित्रा नक्षत्र के स्वामी है मंगल देव। तो मंगल देव की स्थिति कुंडली में कैसी है आपको ये देखना है। मंगल देव, मंगल ग्रह कौन से भाव में है, किस अवस्था में है। शुक्र ग्रह आपके दर कारक है, तो शुक्र ग्रह कहीं पीड़ित तो नहीं है, राहु या केतु के साथ तो नहीं है। ये राहु या केतु के साथ है तो आपको राहु या केतु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार हर रोज़, और शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। अपने पूर्वजों को जैसे कि तर्पण देना, अमावस्या के दिन जैसे कि केतु के उपाय करने चाहिए। तो अपने पूर्वजों को तर्पण हर साल, जैसे पितृपक्ष के समय पूर्वजों को तर्पण देने से केतु ग्रह और राहु ग्रह भी शांत होते हैं। तो ये सारे उपाय कीजिएगा। और राहु केतु को मजबूत बनाने के लिए अपने जो भी आपके दादा दादी, नाना नानी के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। और वैसे तो भृगुनंदी नाड़ी में केतु से हम मामा को भी देखते हैं, तो उनके साथ भी रिश्ता अच्छा रखना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है प्रिय दर्शकों। वैसे तो शुक्र अगर राहु या केतु के साथ है तो शादी के 35 साल के बाद ही, मतलब उम्र आपकी 35 साल की उम्र के बाद ही आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। तो अगर आपकी शादी 35 साल से पहले हो चुकी है तो फिर आपके शादी में कोई ना कोई समस्या, या आपके जीवन साथी को कोई ना कोई समस्या अगर शुक्र ग्रह राहु या केतु के साथ है तो ज़रूर हो सकती है। खासकर शुक्र ग्रह राहु के साथ है तो फिर भी ठीक है, लेकिन शुक्र ग्रह अगर केतु के साथ है आपकी कुंडली में, आप देखिएगा तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। एक तो शुक्र ग्रह वैसे ही नैसर्गिक रूप से विवाह के कारक माने जाते हैं, और अब आपके दर कारक भी है, आपके जीवन साथी के कारक भी है, तो वो केतु के साथ है। केतु अलगाव की सृष्टि, अलगाव की स्थिति जो है उसकी सृष्टि करता है, एक अलगाव का वातावरण पैदा कर देता है। तो जीवन साथी के साथ एक अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है, शारीरिक रूप से अलगाव, लेकिन हाँ आध्यात्मिक स्तर पे जुड़ाव हो सकता है। खासकर अगर शुक्र और केतु में संबंध है, केतु अगर मीन राशि में है, शुक्र भी मीन में है, या फिर केतु मीन में है, केतु धनु में है, तो ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी के साथ आपका जो संबंध है वो आध्यात्मिक स्तर पे बहुत मजबूत हो, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन साधारणतः प्रिय दर्शकों, आध्यात्मिक जो संबंध होता है या अपने रिश्ते की आध्यात्मिक बुनियाद को समझने के लिए एक परिपक्वता की ज़रूरत पड़ती है, तो जो कि 35 साल 40 साल से पहले तो बिल्कुल एक इंसान में देखने को नहीं मिलती है। इसलिए शादी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अगर शुक्र केतु के साथ है या राहु के साथ है। भृगुनंदी नाड़ी में भी हम ये मानते हैं कि अगर शुक्र केतु के साथ है तो शादी में कुछ ना कुछ परेशानी तो ज़रूर आ जाती है। आपको ये देखना चाहिए कहीं शुक्र केतु के साथ आपके राशि चार्ट में तो नहीं है, आपकी जो जन्म कुंडली में जो D1 चार्ट है वहाँ तो नहीं है। शुक्र केतु के साथ आपके D9 चार्ट में जो नवमांश है, नवमांश कुंडली में भी आपको देखना चाहिए। लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में आपको देखना चाहिए कहीं शुक्र केतु के साथ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर शादीशुदा जो ज़िंदगी है, विवाह में या विवाह के पश्चात परेशानी उठानी तो पड़ती है प्रिय दर्शकों। लेकिन हाँ, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि अगर जीवन साथी बहुत आध्यात्मिक हो, या अगर आप खुद भी बहुत आध्यात्मिक और आप बहुत ही जैसे कि भौतिकता से दूर है अगर, तो फिर एक आध्यात्मिक स्तर पे जुड़ाव संभव हो सकता है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। ये वो कुछ ही लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। साधारणतः तो केतु के साथ होने से रिश्ता साधारणतः बिगड़ जाता है, क्योंकि लोग भौतिकता की ओर तो ज़रूर जाते हैं। शादी के बाद बहुत सारी मनोकामनाएं होती है हर एक इंसान के मन में, तो फिर केतु बाधा उत्पन्न तो कर देता है। ऐसा होता है 35 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे केतु की जो छाया है वो हटने लगती है। तो फिर अगर शादी 35 साल के बाद हुई तो ज़रूर अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। और 35 साल की उम्र के बाद अगर शुक्र पीड़ित भी है राहु या केतु के साथ है, तो 35 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे उनके फलों में
जो है वो कमी आ जाती है और वो शुक्र को बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं कर पाते हैं। लेकिन राहु केतु के उपाय तो आपको करने चाहिए और बीज मंत्र का जाप, दान देना चाहिए, जानवरों की सेवा करनी चाहिए। तो इससे राहु केतु शांत हो सकते हैं और शुक्र भी आपको अच्छे फल दे सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप देखिएगा, अगर मान लीजिए शुक्र ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में है। एक्चुअली अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह हैं। बुध ग्रह कौन से भाव में, किस स्थिति में बैठे हैं, कौन सी राशि में, कितना बल है बुध ग्रह के पास। बुध ग्रह जो है तो फिर आपको पता चल पाएगा कि शुक्र ग्रह की स्थिति असल में कैसी है। अगर अश्लेषा नक्षत्र में बुध शुक्र ग्रह है तो अश्लेषा नक्षत्र के कौन से चरण में है ये भी आप देखिएगा। 4 चरण होते हैं हर एक नक्षत्र के, धर्म चरण, अर्थ चरण, काम चरण, मोक्ष चरण, 4 चरण होते हैं। तो प्रथम चरण के जो फल हैं वो अलग होते हैं, दूसरे चरण के फल अलग, तीसरे चरण का फल अलग और चौथे चरण या मोक्ष चरण का फल अलग होता है। तो शुक्र ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में तो है और जिसके स्वामी बुध ग्रह हैं, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और चारों चरण एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि अश्लेषा नक्षत्र के कौन से चरण में है, उस नक्षत्र चरण के भी जो स्वामी ग्रह हैं उनकी स्थिति कैसी है कुंडली में, ये भी आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको और विस्तार से और गहराई से आपको पता चल पाएगा कि शुक्र की स्थिति आखिर कुंडली में कैसी है। तो वो सारे गुण शुक्र जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, वो सारे गुण आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, क्योंकि शुक्र आपके दर कारक या जीवन साथी के कारक है। अगर शुक्र आपके दर कारक है प्रिय दर्शकों, शुक्र की डिग्री अगर सबसे कम है तो आपके जीवन साथी के कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत ही एक मजबूत ग्रह होंगे या बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रह होंगे आपके जीवन साथी के कुंडली में। या तो शुक्र ग्रह की राशि वृषभ या तुला लग्न में हो सकती है, या फिर शुक्र ग्रह धर्म त्रिकोण भाव में बैठे हो सकते हैं या केंद्र भाव में। मतलब शुक्र ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होंगे। लग्नेश हो सकते हैं, लग्न के स्वामी हो सकते हैं, भाग्येश हो सकते हैं। तो शुक्र ग्रह बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रह होंगे आपके जीवन साथी की कुंडली में। तो ये आप ज़रूर देखिएगा प्रिय दर्शकों। और अगर शुक्र ग्रह जैसे कि की स्थिति लगभग ठीक है आपकी कुंडली में, तो फिर शुक्र ग्रह से जो हम अच्छी चीज़ों को देखते हैं, जो सकारात्मक चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो वो गुण आपके जीवन साथी में कहीं ना कहीं तो होंगे। अगर पीड़ित भी है राहु या केतु के द्वारा, तो 35 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे वो गुण जो है आपके जीवन साथी में, वो गुण ज़रूर बाहर आएंगे। शुक्र के जो सकारात्मक गुण होते हैं, एक प्रसन्नता, चेहरे पे एक प्रसन्नता, जीवन को जीने की चाह, जीवन का आनंद उठाने की इच्छा, मतलब जीवन के हर पल को जीने की जो एक चाह है, खुश होने की, खुशियाँ बांटने की। जब लोग आपस में घुलते मिलते हैं तो आपको खुशी मिलती होगी। अगर आपका शुक्र अच्छा है और अगर आपके जीवन साथी दर कारक है तो आपके जीवन साथी को भी ज़रूर खुशी मिलती होगी। ये देखकर कि लोग आपस में घुलते मिलते हैं, परिवार के लोगों की आपस में बन रही है, ये देखकर उन्हें प्रसन्नता, खुशी मिलती होगी। क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो सामाजिक संबंध को दर्शाते हैं। किस तरह से समाज में हम उठते बैठते हैं, लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, ये शुक्र ग्रह दिखाता है या शुक्र ग्रह इन चीज़ों को संबोधित करते हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आपके जीवन साथी बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों के साथ पेश आते होंगे। उन्हें पता होगा बड़ों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, अपने एक ही उम्र के लोगों के साथ किस तरह से पेश आते हैं और छोटों के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। तो बहुत ही वो एक सोशल होंगे, बहुत ज़्यादा उन्हें पता होगा कि समाज में किस तरह से हमें चलना चाहिए, उठना बैठना चाहिए। और उनके जो व्यक्तित्व में एक आकर्षण होगा वो ज़रूर सुंदर हो सकते हैं। अगर शुक्र की स्थिति लगभग ठीक है तो वो सुंदर आकर्षण उनमें होगा और ऐसा ज़रूर हो सकता है। और प्रिय दर्शकों, फिर ऐसा होगा कि अगर शुक्र की स्थिति सच में कुंडली में अच्छी है आपकी,
तो फिर ऐसा हो सकता है कि उन्हें कोई ना कोई कला में रुचि, किसी भी तरह की कला, किसी भी तरह के कला के क्षेत्र में, फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में उनकी रुचि हो सकती है। या फिर उनमें खुद कलात्मक शक्ति, आपके जीवन साथी में कोई ना कोई कलात्मक शक्ति हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ये बात आप में भी हो सकती है ज़रूर, ठीक है ना। तो लेकिन आपके जीवन साथी में ये गुण ज़रूर होंगे। तो एक कलात्मक शक्ति, सृजनात्मक शक्ति, ठीक है, उनमें एक हीलिंग पावर भी हो सकती है, दूसरों को सलाह देने की जो एक क्षमता, क्योंकि शुक्र देव जो है ना, उन्हें हम शुक्राचार्य से देखते हैं। शुक्राचार्य एक सलाहकार थे, शुक्राचार्य एक गुरु थे, वो गुरु थे, दैत्यों के, दानवों के गुरु और देवताओं के भी वो गुरु और सलाहकार थे। तो इसके लिए आप में ना वो लोगों को उपदेश देने की, आपके जीवन साथी में लोगों को उपदेश देने की क्षमता, सलाह देने की क्षमता, अपनी सलाह से, सूझबूझ से, अपनी दया से, करुणा से वो लोगों की तकलीफ़ों को भी दूर कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है। हीलिंग पावर, वो एक बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, किसी भी तरह के हीलर, लोगों को राहत पहुंचाना, डॉक्टर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ज्योतिष विद्या के जानकार हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर। तो किसी भी तरह से लोगों को वो राहत पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देखिएगा कि आप शुक्र के ये सारे अच्छे गुण आपके जीवन साथी में आ सकते हैं। और वो एक चाहेंगे कि वो अपने जीवन में एक अपना जीवन वो चाहेंगे कि वो, जैसे कहते हैं ना, एक लग्जरियस या कंफर्टेबल लाइफ वो चाहेंगे, आरामदायक जीवन, सारी सुख सुविधा की चीज़ें जो है वो चाहेंगे कि वो सारी चीज़ें वो उपलब्ध कर सकें और अपने जीवन को वो आराम से, खुशहाली से व्यतीत कर पाएँ। वो खुद भी खुश रहें, लोगों में भी खुशियाँ बांटते रहें, वो ऐसा चाहेंगे अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है। अगर कर्क राशि में है तो बहुत भावुक हो सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि भावुकता को दर्शाती है। रिश्तों को लेकर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं। इसके लिए चंद्रमा की स्थिति आपको देखनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अगर माघा नक्षत्र में है, जैसे मैंने बोला केतु के नक्षत्र में, तो फिर उनमें पूर्वाभास की शक्ति बहुत कमाल की हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो आप देखिएगा कौन से भाव, कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में शुक्र ग्रह बैठे हैं, उस राशि स्वामी की स्थिति कैसी है, नक्षत्र स्वामी की स्थिति कैसी है, तो आप बहुत कुछ पता कर पाएंगे अपने जीवन साथी के बारे में। नक्षत्र के चरण को भी देखिएगा, प्रथम चरण है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ चरण है, उससे भी आपको और बारीकी से पता चल पाएगा अपने जीवन साथी के चरित्र के बारे में। उदाहरण के तौर पर अगर अश्लेषा नक्षत्र में है, मान लीजिए शुक्र अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में है, प्रथम चरण में अगर है तो अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध है। तो फिर प्रथम चरण अश्लेषा नक्षत्र, आपको ये भी देखना चाहिए बुध ग्रह कौन से भाव में है। मान लीजिए बुध ग्रह अगर नवम भाव में है और अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में है, तो नवम भाव दिखाता है उच्च शिक्षा को, गुरु या फिर उपदेश, ये सब हम नवम भाव से देख सकते हैं। तो फिर अगर अश्लेषा नक्षत्र बुध से हम तर्क शक्ति को भी देखते हैं, तो वो जो उपदेश देंगे लोगों को, वो कमाल का उपदेश दे सकते हैं और तर्क के आधार पर देंगे, क्योंकि शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में है जिसके स्वामी बुध है और बुध खुद नवम भाव में बैठ गए हैं उपदेश के नक्षत्र, उपदेश के भाव में। तो तर्क के आधार पर, रीजनिंग के आधार पर, अपना लॉजिक रीजनिंग यूज़ करके ही वो लोगों को उपदेश देंगे। बहुत ही एक वास्तविक तरह से वो लोगों को उपदेश देने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप देखिएगा। तो अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, द्वितीय चरण होता है अर्थ चरण। तो अश्लेषा नक्षत्र के लोग खासकर द्वितीय और तृतीय चरण में, अश्लेषा नक्षत्र जो है बहुत ही एक शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है द्वितीय और तृतीय चरण में। प्रथम चरण में भी मजबूत होता है। प्रथम चरण में दिखाता है कि आपके जीवन में अश्लेषा नक्षत्र के लोग जो है ना, वो जो पाना चाहते हैं ना, अगर प्रथम चरण में है तो उनके जीवन में, क्योंकि वो एक धर्म चरण है, मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चरण है ना,
तो प्रथम चरण में अगर है अश्लेषा नक्षत्र के, तो बुध की स्थिति देखिए। तो बुध अगर मान लीजिए नवम भाव में है, तो वो कुछ ज़रूर हासिल करना चाहेंगे, उपदेश, लोगों को उपदेश देना चाहेंगे, या मतलब वो कहीं पहुंचना चाहेंगे, एक लक्ष्य होगा उनके जीवन में, नवम भाव से जुड़ा हुआ ज़रूर होगा अश्लेषा नक्षत्र में। या अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र है, शुक्र मतलब सामाजिक संबंध। तो नवम भाव से हम जो भी देखते हैं, पिता के साथ, गुरु के साथ उनके जो संबंध होंगे वो बहुत मजबूत होंगे, ठीक है ना। अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो संबंध अच्छे होंगे, तो इस तरह से आप देखिएगा। और शुक्र अगर द्वितीय और तृतीय चरण है अश्लेषा नक्षत्र का, तो ऐसा हो सकता है कि अश्लेषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो आपको ना ऐसा बना देता है कि आप बहुत ही वफ़ादार हो सकते हैं, बहुत वफ़ादार ज़रूर, लेकिन आप माफ़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में रिवेंजफुल। क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र के लोग जो होते हैं, अगर शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में है तो जातक भी ऐसा होगा। और जातक के जीवन साथी के कारक अब शुक्र है, तो जातक के जीवन साथी में ये गुण आ जाएंगे कि अश्लेषा नक्षत्र में है शुक्र। शुक्र वैसे भी प्रेम के कारक माने जाते हैं, एक ऐसा ग्रह है जो प्रेम के कारक है। तो प्यार के मामलों में, रिश्तों के मामलों में आप बहुत ही वफ़ादार होंगे। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो आप उसे माफ़ नहीं करेंगे, कभी उसे हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगे। खासकर अगर अश्लेषा के द्वितीय या तृतीय चरण में है, अश्लेषा नक्षत्र अगर द्वितीय या तृतीय में है, तो कभी नहीं भूलेंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर किसी ने आपको रिश्ते में धोखा दिया है तो आपके जीवन साथी में भी वो गुण आ जाएंगे, क्योंकि शुक्र अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय या तृतीय में है। द्वितीय चरण में कुछ हासिल करना, मतलब वो चाहेंगे, अर्थ का चरण है ना द्वितीय, तो वो चाहेंगे कि अपने, वो बहुत प्रैक्टिकल बना देता है द्वितीय चरण, वास्तविक बना देता है। तृतीय चरण में कामना, बहुत ज़्यादा कामना, इच्छा, अपने जीवन साथी के साथ जुड़ने की, जिन लोगों के साथ हमारा रिश्ता है उनके साथ जुड़ने की एक इच्छा, कामना वो देता है तृतीय चरण में। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो बहुत ही जैसे कि वफ़ादार होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र अगर आपके कोई महत्वपूर्ण ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में है तो आप देखिएगा। और शुक्र मतलब प्रेम, तो प्रेम के मामले में आप बहुत वफ़ादार होंगे अगर अश्लेषा नक्षत्र है। अगर आपके जीवन साथी के कारक है ना बुध, शुक्र आपके जीवन साथी के कारक है, तो जीवन साथी भी प्रेम के मामले में बहुत वफ़ादार होंगे। लेकिन अगर उन्हें धोखा मिला तो वो माफ़ नहीं करेंगे और बदला भी ले सकते हैं ज़रूर। लेकिन चौथे चरण में फल अलग है। ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। चौथे चरण में ऐसा हो जाता है कि इंसान जो है वो छोड़ देता है, बदले की भावना को त्याग देता है, क्योंकि मोक्ष चरण है ना। तो अश्लेषा नक्षत्र ही है जिसके स्वामी बुध है और शुक्र अश्लेषा में है, लेकिन मोक्ष चरण है, चौथा चरण। तो माफ़ कर देना लोगों को। उनके साथ लोग गलत कर सकते हैं रिश्ते में, लोग उन्हें धोखा दे सकते हैं और वो लोगों को माफ़ करते चले जाते हैं। चलो शायद मेरी ही गलती थी, चलो मैं छोड़ देती हूँ, मैं भूल जाता हूँ, चलो जाने दो, ऐसा हो जाता है। वो माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में है तो ऐसा मनोस्थिति ऐसी हो सकती है। तो फिर ऐसे लोग, अगर शुक्र बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं या फिर बुध अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध अगर धर्म त्रिकोण में है, तो आध्यात्मिक पथ पे भी ऐसे लोग आगे चलकर जा सकते हैं ज़रूर। आध्यात्मिक दिशा की ओर वो अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि उनमें करुणा है, दया है, लोगों को क्षमा करने की क्षमता है। तो वो बहुत जल्दी अध्यात्म की ओर ले जा सकता है। ज़रूरतमंदों के प्रति दया, ऐसी भावना ज़रूर होगी अगर अश्लेषा के चौथे चरण में है शुक्र। ये गुण आपके जीवन साथी में आ जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप देखिएगा शुक्र किस तरह से बैठे हैं। और शुक्र ग्रह अब आपके दर कारक हैं, तो आपके जीवन साथी को प्रेम में भी रुचि होगी। शुक्र ग्रह प्रेम के कारक माने जाते हैं। शुक्र ग्रह एक संबंध, शारीरिक संबंध को भी दर्शा सकते हैं, जो कि एक
स्त्री और पुरुष के बीच स्वाभाविक रूप से बन जाते हैं जब वो एक प्यार के बंधन में होते हैं। शुक्र ग्रह उस रिश्ते के भी कारक हैं, शुक्र ग्रह विवाह के भी कारक हैं। तो आपके जीवन साथी में वो इच्छा होगी कि वो एक बहुत ही सफल तरीके से आपके साथ एक रिश्ता बना सके, उनमें वो इच्छा होगी। उनके लिए प्यार बहुत महत्वपूर्ण होगा जीवन में। शुक्र की स्थिति अगर लगभग ठीक है तो प्यार को वो बहुत महत्व देंगे, ऐसा तो होगा। तो प्रिय दर्शकों, वो आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। उनके लिए ये जो रिश्ता है, शादी का रिश्ता या प्यार का रिश्ता, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र पीड़ित हो रहे हैं और कहीं अगर राहु के साथ है, राहु की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी नहीं है और 35 साल की उम्र के बाद भी 35 साल की उम्र के बाद स्थिति में धीरे धीरे सुधार तो आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर नवमांश में भी शुक्र राहु के साथ है तो ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी के शादी से बाहर संबंध, अवैध संबंध, ऐसा हो सकता है प्रिय दर्शकों। और हाँ, तो इस बात का थोड़ा ध्यान देना है कि शुक्र कहीं पीड़ित तो नहीं हो रहा है। अगर राहु के साथ है लेकिन राहु की ऊर्जा का आपने सही इस्तेमाल किया है, अगर शुक्र राहु के साथ है और शुक्र दर कारक है, राहु से हम विदेश को भी देखते हैं, विदेश की ऊर्जा का, टेक्नोलॉजी की ऊर्जा का, रहस्यमय विद्याओं की ऊर्जा का अगर आपने इस्तेमाल किया, अगर आपके जीवन साथी ने इन सारी ऊर्जाओं में से किसी भी ऊर्जा का इस्तेमाल किया है तब तो अच्छी बात है, वरना राहु क्या है, वो नकारात्मक फल दे सकते हैं। किसी भी तरह के नशे को दिखाते हैं, किसी भी तरह के समाज के नियमों को तोड़ना, अवैध संबंध, ये सब भी हम राहु से देख सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान होना चाहिए, कहीं आपके शुक्र पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, उपाय कीजिएगा राहु का अगर पीड़ित हो रहे हैं और 35-40 साल की उम्र के बाद, खासकर 42 ईयर्स 42 साल की उम्र के बाद तो राहु साधारणतः अच्छे फल देते हैं, लेकिन राहु को आपको शुभ रखना होगा, ठीक है ना। नशे से दूर रहना होगा और कुछ भी अनैतिक कार्यों से भी आपको दूर रहना होगा, तो ही राहु शांत हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रिय दर्शकों, आप देखिएगा, अगर शुक्र आपके दर कारक है तो आप भी चाहेंगे, आप देखिएगा, अगर शुक्र आपके दर कारक है ना तो आप भी चाहेंगे कि ये गुण आपके जीवन साथी में हो, मतलब अच्छे गुण, शुक्र के जो अच्छे गुण हैं आप भी चाहेंगे कि वो सारे अच्छे गुण आपके जीवन साथी में हो। आप चाहेंगे कि आपके जीवन साथी जो है वो ऐसे हो जो जिनके मन में एक प्रसन्नता हो, जो जीवन के हर मुहूर्त का जो आनंद उठाना जानता हो, ठीक है ना, और जो समाज के लोगों के साथ उठना बैठना जानता हो। आप भी चाहेंगे कि आपके जीवन साथी का जो ये पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो आकर्षक हो। आप भी ज़रूर चाहेंगे कि वो प्यार को, प्रेम को महत्व दे। आप ये चाहेंगे कि वो कला को, संगीत को, किसी भी तरह की कला को वो महत्व दे। आप ये चाहेंगे कि आपके जीवन साथी ऐसे हो जिसके अंदर प्यार की भावना हो, ठीक है, और दया की भावना। शुक्र से हम दया की भावना को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह कालपुरुष के 12वें घर में, जहाँ पे मीन राशि होती है, मीन राशि जो है और 12वां घर दान का होता है, वहाँ शुक्र उच्च के होते हैं, तो उनमें दया, करुणा ऐसा ज़रूर हो सकता है। अगर समय के साथ साथ जब परिपक्वता, एक मैच्योरिटी आ जाती है, तब शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आपके जीवन साथी के मन में दूसरों के लिए दया, करुणा और दान करने की इच्छा, ये बहुत ज़रूरी है प्रिय दर्शकों। अगर शुक्र आपके दर कारक है ना, तो आपके जीवन साथी को कुछ ना कुछ हमेशा दान देना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत शुभ होगा, ठीक है ना। और जो व्यय है, व्यय पे भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा खर्चा करना, ऐसा हो सकता है, खासकर अगर शुक्र कर्क में है, मीन में है, तो जीवन साथी बहुत ज़्यादा खर्चीले हो सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है ना। एक सामंजस्य बना के चलना है जीवन में। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और मैंने कोशिश की है कि जहाँ तक मुझे जहाँ तक मैं सोच पाई तो वहाँ तक मैं आपको ले जाना चाहती थी। तो आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट शायद, तो कोई बात नहीं है। तो जितना मुझे अभी आपको बताना था, शुक्र अगर दर कारक है तो उस बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।